हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे जो आईटीआई फाउंडेशन बैच चल रहा है, तो मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हम अपने चैनल पे करा चुके हैं जो मैग्नेट का था। तो इससे रिलेटेड आज हम इस वीडियो में देखेंगे पार्ट 4, जो कि इसमें सभी आपके एमसीक्यू क्वेश्चन हैं, जो भी आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं उनको कलेक्ट करके हम लेकर आए हैं। तो आप लोग वीडियो ज़्यादा ज़्यादा फॉरवर्ड कर दीजिए अपने मित्र में, क्योंकि इस चैनल पे जो आईटीआई स्टूडेंट हैं, आईटीआई फर्स्ट ईयर, आईटीआई सेकेंड ईयर या प्रिपरेशन वाले जो भी छात्र हैं, उनसे रिलेटेड हम डेली कंटेंट डालते रहते हैं। और इस समय जो आईटीआई इलेक्ट्रीशियन का हम फाउंडेशन बैच लेकर आए हैं, जो थ्योरी करा रहे हैं, हर चैप्टर का थ्योरी करा रहे हैं। देन उसके बाद उससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वह करा रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए फिर आज के एमसीक्यू क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो उसे पहले जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक होगा, वहाँ से डायरेक्ट आप देख लीजिएगा। तो चलिए फिर, अगर वह क्या है थ्योरी देखे रहेंगे तो ये सब जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं वह बहुत ही इजीली से आप सोल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पहला देख लेते हैं। इनमें से कौन से पदार्थ को एक अस्थायी चुंबक बनाने के लिए पसंद किया जाता है? देखिए, हम बताए थे अस्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक। तो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एल्निको का। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या करेंगे, हम क्वेश्चन का आंसर कराएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम थ्योरी करा चुके हैं इससे रिलेटेड। तो हम बताए थे अस्थायी चुंबक के लिए जो पसंद किया जाता है एल्निको, यानी एल्युमिनियम, निकिल और कोबाल्ट को। ठीक है, इसको अस्थायी चुंबक के लिए पसंद किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा दूसरा है, किसी भी चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र सबसे मजबूत कहाँ होता है? कहाँ होता है? चुंबक के मध्य पर, चुंबक के पोल्स पर, चुंबक के पोल्स और केंद्र के मध्य पर, चौथा है सभी बिंदुओं पर। तो दोस्तों, थ्योरी में हम बताए थे कि चुंबक का सबसे मजबूत क्षेत्र जो होता है उसके पोल पे होता है। ठीक है, एन और एस के पोल पे होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, चुंबक के पोल्स पर होता है। ठीक है, क्वेश्चन तीसरा देख लेते हैं। एक वेबर डॉट 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 मैक्सवेल के बराबर होता है। तो दोस्तों, थ्योरी में हम देख चुके हैं कि एक वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल होता है। कितना होता है? एक वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, एक वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन चौथा हमारा, निम्न में से किसमें कार्क स्क्रू नियम प्रयुक्त किया जाता है? तो किसमें कार्क स्क्रू नियम प्रयुक्त किया जाता है? पहला, करंट की दिशा ज्ञात करने में, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने में, तीसरा वैद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने में, या चौथा ईएमएफ ज्ञात करने में। तो दोस्तों, जो कार्क स्क्रू नियम है, तो जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है कार्क स्क्रू नियम। ठीक है, क्वेश्चन पाँचवा हमारा, यहाँ पे पाँचवा होगा, डॉट 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 का इस्तेमाल किसी खास पदार्थ की मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के बीच संबंध को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसको? क्यू वी कर्व को, बी एच कर्व को, वी कर्व को, पी वी कर्व को। तो दोस्तों, जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होता है यानी बी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है, इसके बीच जो संबंध होता है वह बी एच कर्व दिखाता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी एच कर्व दिखाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन 6 है हमारा, एम्पियर टन डॉट 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 की इकाई होती है। तो एम्पियर टन किसकी इकाई होती है? एमएमएफ की, यानी मैग्नेटोमोटिव फोर्स की इकाई होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, जो एम्पियर टन होता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स की इकाई होती है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 7वां हमारा है, गिलबर्ट किसकी इकाई होती है? तो गिलबर्ट किसकी इकाई होती है? ईएमएफ की, एमएमएफ की, चालकत्व की, विद्युत चुंबकशीलता की, माने विद्युतशीलता की। तो दोस्तों गिलबर्ट जो होती है एमएमएफ की छोटी इकाई होती है ना, एमएमएफ की छोटी इकाई होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। जो एमएमएफ होता है तो उसका एम्पियर टन होता है और छोटी इकाई क्या होती है? गिलबर्ट होती है। तो याद रखेंगे, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एमएमएफ की इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 8वां हमारा है, फ्लक्स घनत्व की इकाई होती है। तो फ्लक्स घनत्व है, तो फ्लक्स घनत्व यानी बी की इकाई पूछ रहा है, तो 5/A होता है बी बराबर। तो इसका मात्रक निकालेंगे तो 5 का वेबर होता है, ए का मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वेबर बटे मीटर स्क्वायर। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों आप थ्योरी अगर अच्छे से किए हैं तो ये सब आपको न्यूमेरिकल करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर थ्योरी नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जरूर पहले थ्योरी कंप्लीट करिएगा, देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फ्लक्स घनत्व की इकाई जो होती है वह वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, वाह चुंबकीय क्षेत्र हटा दिए जाने पर किसी माध्यम में शेष चुंबकत्व डॉट 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 कहलाता है। क्या कहलाता है? इलास्टेंस, कंडक्टेंस, रिलक्टेंस या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसे हम कहते हैं रेसिडुअल मैग्नेट, जबकि वह ऑप्शन में दिया नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों जो वाह चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर किसी माध्यम में जो शेष चुंबकत्व बच जाता है तो उसे हम रेसिडुअल मैग्नेटिज कहते हैं। ठीक है, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म कहते हैं। ठीक है, जबकि वो ऑप्शन में दिया नहीं है, तो राइट आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, निम्न में से क्या एक पैरामैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण है? तो देखिए, पदार्थ का जब वर्गीकरण किए थे तो 3 प्रकार का बताए थे, एक फेरोमैग्नेटिक बताए थे, एक पैरामैग्नेटिक बताए थे, एक डायामैग्नेटिक बताए थे। तो फेरोमैग्नेटिक में आपका फिकोनी था, फेरल कोबाल्ट निकिल था। ठीक है, पैरा में था एल्युमिनियम था, पीबी था, ये सब था। और डाया में सोना था, चांदी था, ये सब था। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, निम्न में से क्या पैरामैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण है? तो लोहा है, चांदी है, सोना है, प्लेटिनम है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। जो प्लेटिनम होता है वह पैरामैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, निम्न में से मिलान कीजिए। देखिए, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। तो फेरोमैग्नेटिक में बताए थे फिकोनी, फेरस निकिल कोबाल्ट। तो पहला का दूसरा से हो जाएगा, कोबाल्ट निकिल स्टील निकिल होता है। अब पैरा का हो जाएगा, पैरा का क्या हो जाएगा, यानी कि पैरा का तीसरा हो जाएगा एल्युमिनियम, प्लेटिनम, कापर। ठीक है, ये पैरा का हो जाएगा। और डाया का क्या हो जाएगा? ये पहला हो जाएगा पानी, बिस्मथ, सोना, चांदी। तो ए का 2, बी का 3 और सी का 1। तो देख लेते हैं, ए का 1, बी का 2 और सी का 3। ये गलत है। दूसरा में है बी वाले में ए का 2, ये भी गलत है, नहीं सही। ए का 2, बी का 1, बी का इसमें 2 है, ये गलत है। तीसरा ए का 2 सही है, बी का 1, बी का 1, ए भी गलत है, बी का सी रहना चाहिए। चौथा है ए का 2, बी का 3, सी का 4। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ए का 2 होगा, पहला का 2 हो जाएगा, और बी का 3 यानी बी का 3 हो जाएगा, और सी का 1, सी का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगला है, निम्न में से मिलान कीजिए। फेरोमैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। तो फेरोमैग्नेटिक क्या होता है? पारगम्यता बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो देख लेते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की पारगम्यता इकाई से अधिक होती है, पारगम्यता इकाई या इकाई से कुछ अधिक होती है, पारगम्यता इकाई से कम होती है। तो दोस्तों जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है पारगम्यता यानी परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो पहला का सी हो जाएगा, यानी ए का 3 हो जाएगा,
और पैरा का क्या हो जाएगा, पारगम्यता इकाई या इकाई से कुछ अधिक होती है, यानी सी का 1 हो जाएगा, तो सी का 1 हो जाएगा। बाकी बचा बी डायामैग्नेटिक, तो डायामैग्नेटिक का सी हो जाएगा, पारगम्यता इकाई से अधिक होती है यानी 1 से भी कम होती है, तो बी का क्या हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा। तो देख लेते हैं, 1 का 3 है और सी का 1 है और बी का 2 है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 का 3, बी का 2 और सी का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर आपको थ्योरी अच्छे से कंप्लीट है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में देर नहीं लगेगी, आप आंसर को टिक लगाते चले जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते ही, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रेरित और धारा सदैव उसके उत्पादन के कारण का विरोध करती है, उस नियम की खोज किसने की थी, फैराडे ने, लेंज ने, मैक्सवेल ने और किरचॉफ ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उस कारण का विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न होती है, तो यह नियम लेंज ने दिया था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, निम्न में से पदार्थ पर विचार कीजिए। ठीक है, चलिए पदार्थ पर विचार कर लेते हैं। निकिल है, रजत है, ऑक्सीजन है, एल्युमिनियम है। चुंबकीय पारगम्यता को घटते क्रम में दिखाया गया है, तो घटते क्रम में कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए जैसे बढ़ने से घटते क्रम में, यानी सबसे बड़ा से घटते क्रम में लिख देंगे। ठीक है, तो पहले क्या लिखेंगे, सबसे बड़ा से छोटा लिखना है, तो सबसे बड़ा क्या इसमें है, ठीक है, उनकी जो पारगम्यता है सबसे बड़ी किसकी होती है, तो सबसे बड़ी सोना यानी डायामैग्नेटिक की होती है। ठीक है, उसके बाद डायामैग्नेटिक की हो जाएगी, फिर उसके बाद क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की हो जाएगी, ऑक्सीजन की यानी 2 3, फिर उसके बाद 4 देख लेते हैं, फिर एल्युमिनियम की हो जाएगी, एल्युमिनियम यानी पैरा है, और लास्ट में क्या आएगा, फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक आ जाएगा, बढ़ते से घटते क्रम में है, तो फेरोमैग्नेटिक आ जाएगा पहला, यानी कि आपका निकिल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हो जाएगा। तो इस प्रकार भी कर सकते हैं, या बढ़ते से घटते क्रम हो गया, या घटते से अगर बढ़ते क्रम होगा करते तो पहले क्या करते, लौह चुंबकीय पदार्थ को करते, फिर पैरा को करते, फिर डाया को करते। ठीक है, तो यहाँ पे बढ़ने से घटते क्रम में है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 4 3 2 हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निश्चित करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है, तो चुंबकीय जो क्षेत्र है की दिशा निश्चित करने के लिए राइट हैंड थंब प्रिंट रूल, फैराडे नियम, लेंज का नियम, हैंड का नियम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निश्चित करने हेतु हम राइट हैंड थंब प्रिंट यानी पॉम नियम का प्रयोग करते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, बीएच कर्व में हिस्टैरिसीस लूप का क्षेत्रफल व्यास रिप्रेजेंट करता है किससे, एनर्जी गेन से, इंडक्टर से, एनर्जी लॉस से, कैपेसिटर से। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जो हमारा उसका रिप्रेजेंट व्यास जो है रिप्रेजेंट किससे करता है, एनर्जी लॉस से ही करता है। अगर पतला रहेगा तो लॉसेस कम होता है, अगर यही बीएच कर्व बड़ा रहता है तो लॉसेस ज़्यादा होता है, चौड़ा होता है। तो ठीक है, तो यह एनर्जी लॉस से रिप्रेजेंट करता है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है, भंवर धारा का निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग होता है, मापक यंत्र में, प्रेरण मोटर, गति मापन में, सभी में। तो दोस्तों जो भंवर धारा का निम्नलिखित में कौन सा उपयोग होता है, तो निम्न सभी में उपयोग होता है ना। भंवर धारा मतलब सभी में उत्पन्न होती है, मापक यंत्र में भी उत्पन्न होती है, प्रेरण मोटर में भी उत्पन्न होती है, गति मापन में भी उत्पन्न होती है, उपयोग सभी में होती है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है, कॉइल के 150 टन कॉइल में एमएमएफ क्या होगा जिसमें होकर
2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। तो देखिए MMF बराबर क्या होता है, NI होता है। ठीक है, तो N का मान क्या दिया है, 150 टन दिया है, I का मान क्या है, 2 है। तो क्या हो जाएगा, 15 दूनी 30, यानी 300 एम्पियर टन हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 300 एम्पियर टन। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। पदार्थ जो लौह कान से किंचित विरोध करता है उसे कहते हैं, यानी पदार्थ जो लौह कान से किंचित विरोध करता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं। किंचित विरोध का मतलब जो लोहा से विरोध करता है, यानी कि बिल्कुल नहीं अट्रैक्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं दोस्तों प्रतिचुंबकीय पदार्थ, यानी डायामैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। और जो लौह चुंबकीय पदार्थ होता है बहुत तेज़ी से अपनी ओर अट्रैक्ट करता है मेटल को, और अनुचुंबकीय होता है स्लाइटली अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जबकि प्रतिचुंबकीय पदार्थ बिल्कुल नहीं अपनी ओर आकर्षित करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। वेबर क्या होता है, वेबर क्या होता है, तो वेबर जानते हैं फ्लक्स का मात्रक होता है, जो फाई होता है फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका मात्रक होता है वेबर। वेबर क्या होता है, पहला फोटो इलेक्ट्रिसिटी की इकाई, दूसरा मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई, तीसरा विजिबल लाइट की इकाई, चौथा तापमान की इकाई। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई जो होती है वह वेबर होती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, ऐसे पदार्थ जिनमें उच्च अवरोधक होता है, ठीक है, उच्च अवरोधक होता है, उसका इस्तेमाल डॉट 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 बनाने में किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, पैरामैग्नेट, अस्थाई मैग्नेट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ऐसे पदार्थ जो होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनमें उच्च अवरोधन होता है उसको परमानेंट मैग्नेट, जो अस्थाई चुंबक होता है वो बनाने में प्रयोग किया जाता है, उच्च अवरोधन होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, परमानेंट मैग्नेट बनाने में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, डॉट 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 की पहचान एंड रूल द्वारा की जाती है। किसकी पहचान एंड रूल द्वारा की जाती है, चुंबकीय क्षेत्र की, चुंबकीय सर्किट की, चुंबकीय फ्लक्स की, चुंबकीय ध्रुव की। तो दोस्तों ऑप्शन जो है आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो एंड रूल होता है, एंड रूल की पहचान चुंबकीय ध्रुव से की जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 23 हमारा है, चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स किसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो किसके द्वारा होता है, चुंबकीय विद्युत वाहक बल के द्वारा, तापमान के द्वारा, प्रतिबाधा के द्वारा, वोल्टेज के द्वारा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल साफ सही हो जाएगा, चुंबकीय विद्युत वाहक बल के द्वारा जो है मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, MMF का पूर्ण रूप है। तो MMF का फुल फॉर्म पूछा है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है। तो देख लेते हैं, मैग्नेटो मूवमेंट फोर्स नहीं होगा, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। MMF का जो फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है, दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच कार्यरत जो बल होता है, दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच जो कार्यरत बल होता है क्या होता है, दूरी के समानुपाती होता है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के वर्ग के समानुपाती, या दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोस्तों क्या होता है, F बराबर के M1 M2 बाई R स्क्वायर या D स्क्वायर होता है। तो F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल D स्क्वायर होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच जो कार्यरत बल होता है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों मैग्नेट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट जो है न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम। देखिए पहला है, एक सोलेनाइड 60 टर्न देकर 30 सेंटीमीटर लंबा बनाया गया है, इसमें धारा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें 2200 एम्पियर टन प्रति मीटर का चुंबकीय क्षेत्र और स्ट्रेंथ का क्षेत्र स्थापित करेगा। ठीक है, स्ट्रेंथ का क्षेत्रफल स्थापित करेगा।
तो दोस्तों देखिए टर्न सोलेनॉइड है, एन बराबर क्या दिया है, शॉर्ट टर्न देकर, ठीक है, शॉर्ट टर्न देकर, और सोलेनॉइड की लंबाई कितनी दे दिया है, 30 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से भाग कर देंगे तो 0.3 मीटर आ जाएगा, ठीक है। एन 60 आ गया और एल जो है 0.3 मीटर आ गया, ठीक है। आगे देख लेते हैं, एन बराबर 60 दे दिया है और एन बराबर एल बराबर निकाल लिए 0.3 मीटर निकाल लिए हैं, और इतना हो गया। तो फील्ड स्ट्रेंथ यानी एच बराबर क्या होता है, एच बराबर होता है NI/L होता है, ठीक है। फार्मूला थ्योरी में हम बताए हैं, तो एच बराबर NI/L होता है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, एच एल इंटू HL/N हो जाएगा, ठीक है। तो आई बराबर क्या होगा, HL/N होगा। तो बस यही फार्मूला लगा लेंगे। तो एच का मान क्या है हमारा, एच का मान देख सकते हैं कितना दिया है, 2200 एम्पियर प्रति टन, 2200 एम्पियर प्रति टन मीटर का चुंबकीय क्षेत्र स्ट्रेंथ है, यानी कि 2200 दे दिया है। यहाँ पे फार्मूला लिख लेते हैं, आई बराबर HL/N, तो कितना है, 2200 है, 2200 गुणे 0.3 बटा के एन का मान कितना है, एन का मान कितना है, एन का मान 60 है, 60 है। तो काट लेते हैं, एक शून्य से एक शून्य गया और इधर चला जाएगा तो 22×3 66 हो जाएगा, 22×3 66 हो जाएगा। तो 66 इधर चला गया, 22×3 66/6 हो जाएगा, काट लेंगे, 11×6 66, तो कितना हो जाएगा, 11 एम्पियर टर्न आ जाएगा, है ना, एम्पियर आ जाएगा, एम्पियर टर्न नहीं आएगा, बस क्योंकि इसमें करंट का मान ज्ञात करना था। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 11 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है ना। तो मान पुट कर देंगे, इजीली से क्वेश्चन आंसर जो है सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन अगला हमारा, एक 200 टन वाली कॉइल में उत्पन्न EMF का मान ज्ञात कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र समान रूप से 0.0022 से वेबर तक 0.1 सेकेंड के समय में बदलता है, ठीक है, 0.1 सेकेंड में बदलता है। तो दोस्तों कैसे निकालेंगे, E बराबर N, तो फैराडे का जो नियम होता है NdΦ/dt होता है, तो उसमें मान पुट देंगे। N का मान क्या है, 200 टर्न है, यहाँ पे फाई का मान क्या है, 0.0022 है, उसके बाद टी का मान क्या है, 0.1 सेकेंड है, तो मान पुट कर देंगे। तो E बराबर NdΦ/dt या N 200 गुणे 0.0022 बटा के 0.1, ठीक है। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो लगभग आपका 6.8 वोल्ट आ जाएगा, है ना। तो राइट आंसर जो हो जाएगा 6.8 वोल्ट के लगभग आ जाएगा। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, बस फार्मूला में ऐसे प्रश्न को पुटअप कर देंगे और आपका रिजल्ट आ जाएगा, इसका जो आंसर है आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। देखिए एक कॉइल में 500 टन है, इनमें 5 एम्पियर की धारा 60 माइक्रोवेबर फ्लक्स उत्पन्न करती है। कॉइल के इंडक्टेंस ज्ञात कीजिए। तो इंडक्टेंस का मतलब एल ज्ञात करना है। दिया क्या है, आई दे दिया है 5 एम्पियर, एन दे दिया है कितना 500 टन, और फाई दे दिया है कितना 60 माइक्रोवेबर, 60 × 10⁻⁻6 वेबर, ठीक है। इंडक्टेंस ज्ञात करना है, तो इंडक्टेंस एल बराबर जो होता है N∅/I होता है ना। ये जो फार्मूला होता है इसको आप याद रखेंगे। एक तो अभी H बराबर जो NI/L बताए हैं, ठीक है, और इसको भी याद रखिएगा L बराबर N∅/I,
तो मान रख देते हैं L बराबर एन फाई बाई आई में मान रख देते हैं n का मान 500 दिया है, ठीक है। फाई का मान कितना दिया है 60 गुणे 10⁻⁻6 हो जाएगा बटा के आई का मान क्या है 5 है, तो काट लेंगे फिर 5 से हो जाएगा तो हो जाएगा ऊपर 100 हो जाएगा, फिर 6 और नीचे अपना 10⁻6 हो जाएगा, तो 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा तो 6 बच जाएगा ऊपर और नीचे 10⁻3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा फाइनली इसे सोल्व करेंगे तो 0.0066 हो जाएगा हेनरी, है ना, हेनरी हो जाएगा, है ना। राइट आंसर 0.006 हेनरी आ जाएगा। तो दोस्तों हम इस जो क्वेश्चन है इसमें यह दर्शाने की कोशिश किए हैं कि इस प्रकार मैग्नेट का अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग कैसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस फार्मूले में आप फिट करके आप आंसर इसका निकाल सकते हैं। इसका राइट आंसर 0.006 हेनरी आ जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका L बराबर 0.006 हेनरी हो जाएगा इस प्रश्न का, ठीक है। आगे देख लेते हैं। एक सीधा चालक 2 मीटर लंबा है, इसे 5 वेबर प्रति वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में लंबवत चलाया गया है। यदि इसकी गति 4 मीटर प्रति सेकंड हो तो इसमें उत्पन्न प्रेरित ईएमएफ की गणना कीजिए, यानी ईएमएफ ज्ञात करना है। तो देखिए डायनेमिक में क्या बताए थे, ई बराबर बी एल भी साइन थीटा, ठीक है, बी एल भी साइन थीटा। तो इसमें हम मान रख देंगे। देखिए बी जो दिया है आपका फ्लक्स घनत्व है, बी दे दिया है जो फ्लक्स घनत्व, बी बराबर फ्लक्स घनत्व है जो 5 वेबर प्रति वर्ग मीटर दिया है, और एल कितना है, एल हमारा 2 मीटर 2 मीटर दिया है। भी कितना दिया है, भी का मान 4 मीटर पर सेकंड दिया है, मीटर प्रति सेकंड दिया है, और साइन जो है 90 डिग्री बराबर 1 हो जाएगा क्योंकि लंबवत है, देख सकते हैं लंबवत चलाया गया है, तो लंबवत मतलब परपेंडिकुलर होता है, तो साइन 90 बराबर 1 हो जाएगा। तो बस मान रख देंगे ई बराबर बी एल भी साइन थीटा, बी का मान 5, एल का मान 2 और भी का मान 4 इंटू 1 हो जाएगा, साइन 90 डिग्री का मान 1, तो 5 दूनी 10, 10 चौके 40, तो ई बराबर 40 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न को जो प्रश्न में दिया है उसको पहले लिख लेंगे, उसके बाद हम फार्मूले को पुट करके और आंसर निकाल देंगे। तो राइट आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 40 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो और फिर प्रश्न अगला देख लेते हैं। यदि एक वायर में 150 टन कॉइल मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या होगा, यानी एमएमएफ दिया है जिसमें 4 एम्पियर की धारा है, तो एमएमएफ बराबर एन आई होता है। तो एन का मान क्या है 150 है और 4 एम्पियर है, 4 है आई का मान, तो 15 चौके 60 यानी 600 एम्पियर टर्न आ जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर जो आएगा 600 एम्पियर टर्न आ जाएगा, ठीक है, 600 एम्पियर टर्न आ जाएगा आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार जो है मैग्नेट का जो भी क्वेश्चन था हम आपके सामने प्रस्तुत किए और उसे सॉल्व किए। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों क्या है ऐसे ही हम नेक्स्ट चैप्टर को उठाएंगे और उसका क्या करेंगे, पहले हम थ्योरी कराएंगे जो हम अभी सिलेबस ऊपर डिस्कशन किए हैं। आईटीआई फर्स्ट ईयर में लगभग 15 सिलेबस थे, उसके चैप्टर थे, तो उसका बारी बारी से एक एक चैप्टर का हम थ्योरी कराएंगे। देन उसके बाद उससे इम्पॉर्टेंट जो एमसीक्यू क्वेश्चन बना है या बनेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो भी बना है आईटीआई के एग्ज़ाम में, ठीक है, तो उसको हम उठा के प्रैक्टिस करवाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट जो है फर्स्ट ईयर का कौन सा चैप्टर आप लोग पढ़ना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में नीचे आप लिख सकते हैं, तो उसको हम मतलब आगे लेकर आएंगे, या फिर अपने से जो भी अच्छा टॉपिक लगेगा उसको उठा के उसका थ्योरी कराएंगे, देन प्रैक्टिस कराएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।